हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग व्यतिकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण पर, और आज ये आपका चौथा लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें होती हैं उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं 3 लेक्चर व्यतिकरण के, वो जरूर लेक्चर देख लें, तभी आप लोग को यह टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छे से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में बताया हुआ है। इसलिए पिछले वीडियो जरूर देख लें, तब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अपने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। बच्चों, आज हम लोग को निकालनी है दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ। ये जो आपका लेक्चर है ये YDSE का पार्ट 2 है, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में केवल समझा था और आज हम लोग को इसका डेरिवेशन करना है। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि यंग ने क्या किया था कि किसी एक प्रकाश स्रोत को लिया था और इस प्रकाश स्रोत से उसने किसी एक वर्णी प्रकाश को गुजारा था, डाला था एक वर्णी प्रकाश को। और हम सभी लोग जानते हैं यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 स्रोतों का प्रयोग किया, और वो 2 स्रोत कैसे थे? कोहेरेंट सोर्सेस यानी कला संबद्ध स्रोत थे। कला संबद्ध स्रोत का बच्चों मैंने आपको मतलब बताया था कि अगर दो स्रोत इस तरह से हैं कि वो दोनों किसी एक ही स्रोत से मिलकर के बने हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक लाइट लूँ और वो लाइट कैसी होगी? वो लाइट होगी हमारी एक वर्णी प्रकाश। कैसा होगा हमारा? वो प्रकाश होगा हमारा एक वर्णी प्रकाश, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। अगर मैं उसको यहाँ पर डालता हूँ तो एक हमारा ये प्रकाश स्रोत हो जाएगा S1 और एक हमारा ये प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा? S2। अब ये दोनों जो स्रोत हैं वो किसी एक ही स्रोत से मिलकर के बने हैं। ये दोनों स्रोत जो हैं वो किसी एक ही स्रोत से मिलकर बने हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों कैसे स्रोत हैं? ये दोनों एक कला संबद्ध स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं? ये दोनों एक कला संबद्ध स्रोत हैं। इसके बाद अब मान लीजिए कि यहाँ से एक जो रे निकलती है, एक यहाँ से जो तरंग निकल रही है, ये S1 हो गया, S2 हो गया। एक रे यहाँ से निकलती है, वो इस वाले स्रोत पर पड़ती है S1 पर, और एक रे यहाँ से निकलती है, वो इस वाले स्रोत पर पड़ती है, यानी कि S2 पर पड़ती है। अब इन जो स्रोतों, ये जो S1 S2 जो स्रोत हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो डिस्टेंस है स्मॉल d। डिस्टेंस कितनी है? वो वाली स्मॉल d। और यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा के रखी है। यहाँ पर क्या लगा के रखी है? एक स्क्रीन। ये हमने एक स्क्रीन लगा के रखी है जो कि इस स्लिट से कितनी दूरी पर है? कैपिटल D डिस्टेंस पर एक क्या लगा दिया है हमने? एक स्क्रीन, यानी कि एक हमने पर्दा लगा दिया है। ठीक, जहाँ पर हम क्या देखेंगे? व्यतिकरण के जो फ्रिंजें बनेंगी यहाँ पर उनको हम लोग देखेंगे, और इस व्यतिकरण से जो घटना यहाँ पर होगी पर्दे पर उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं हेडिंग बिगाड़ देता हूँ। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की, यानी कि हम लोग को डार्क और ब्राइट फ्रिंज की हमको क्या निकालनी है? स्थितियाँ निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? स्थितियाँ कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी और आपकी डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी। तो अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, अब मुझे इस पर्दे पर कोई फ्रिंज निकालनी है, तो मान लीजिए कि मैंने पर्दे पर एक पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट ले लिया मैंने P पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया? ये मैंने कोई P पॉइंट ले लिया, और मुझे इसी पॉइंट पर क्या निकालना है कि यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी? डार्क फ्रिंज बनेगी कि ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बनेगी। ब्राइट फ्रिंज को बोलते हैं दीप्त फ्रिंज और डार्क फ्रिंज को बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। तो हमें यह निकालना है कि यहाँ पर दीप्त बनेगी कि अदीप्त फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज यहाँ पर बनेगी। अब समझिए यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो 2 तरंगे यहाँ पर पहुंचेंगी उनके बीच कितना पथांतर है। पथांतर पर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी। ये जो आपने स्लिट लगी यहाँ से, मान जो इसका जो मध्य बिंदु है, सेंटर है, इससे मैंने पर्दे पर एक लंब डाल दिया यहाँ पर, और इसको मैंने एक पॉइंट बोल दिया कि ये पॉइंट है हमारा C पॉइंट है। ठीक, अब समझिए
अगर ये हमारा सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट से जो कि पर्दे का मध्य बिंदु है यानी कि पर्दे का केंद्र है, जो इसका केंद्र है, इससे जो ये मैंने जहां पर मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, इसकी जो मैंने डिस्टेंस मान ली है वो कितनी मान ली है, वो डिस्टेंस मैंने इसकी मान ली है XM। डिस्टेंस क्या मान ली है? XM, क्योंकि यहाँ पर कोई MV फ्रिंज बनेगी। MV मतलब यहाँ पर हम M की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी उसकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है? XM डिस्टेंस हमने मान ली है। और ये कौन सी डिस्टेंस है? ये आपकी रेखीय स्थिति है। स्थितियां दो निकलेंगी, एक रेखीय स्थिति और एक कोणीय स्थिति। तो ये कौन सी स्थिति है? रेखीय। और इस पॉइंट की जो यहां से कोणीय स्थिति है, इस पॉइंट की जो यहां से कोणीय स्थिति है वो कितनी है? इस वाले पॉइंट की जो यहां से कोणीय स्थिति है वो कितनी है? वो है थीटा। कितनी है? थीटा है क्या इसकी कोणीय स्थिति है। ठीक है, ये मैंने एक पी पॉइंट ले लिया यहां पर, और ये क्या है? इसकी कोणीय स्थिति है। ठीक, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो हमने यहां पर पी पॉइंट लिया है, इसकी जो रेखीय स्थिति है वो क्या है? XM, और जो कोणीय स्थिति है वो क्या है? थीटा। अब यहां पर जो चलेंगी किरणें, S1 और S2 से जो तरंगे चलेंगी, S1 और S2 से जो तरंगे चलेंगी, S1 चलने वाली तरंग यहां पहुंचेगी P पर, S1P, और S2 चलने वाली तरंग कहां पहुंचेगी? S2P। ये तरंग यहां पहुंचेगी। ठीक, तो S1 से चलने वाली तरंग पहुंचेगी S1P पर, और S2 चलने वाली तरंग कहां पहुंचेगी? S2P पर पहुंचेगी। इस तरह से S2P पर पहुंचेगी। तो ये दोनों तरंगे यहां पर क्या होंगी? पहुंचेंगी। अब ये दो तरंगे यहां पर पहुंचेंगी तो इन दो तरंगों के बीच कितना पथांतर है ये हम कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि डार्क फ्रिंज बनेगी, ये डिपेंड करता है कि इन दो तरंगों के बीच में कितना पथांतर है। बात समझ आ रही है? यानी सबसे हमारा पहला सबसे बड़ा काम ये है कि हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का पथांतर निकालना है। क्या निकालना है? पथांतर निकालना है। पथांतर क्या होगा? अगर हम इस S1 से अगर हम यहां पर एक पॉइंट खींच दें, एक लंब खींच दें, इस रेखा पर अगर हम एक लंब खींच दें, ये देखिए यहां पर हमने एक लंब खींचा, तो ये जो पॉइंट हमको यहां पर मिलेगा, जिसको हम मान लीजिए अगर M पॉइंट बोलते हैं, तो यही क्या होगा? H2M, जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं डेल्टा X। ये जो H2M होगा यही क्या होगा? इसका पथांतर होगा। अगर हम लोग S1 से यहाँ पर एक लंब खींच दें तो जो ये H2M यानी जो डेल्टा X हमने माना है यही क्या होगा? इन दो किरणों का पथांतर होगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि ये पथांतर निकालना है, यानी कि हम लोग को H2M का मान निकालना है। अच्छा, इन दोनों के बीच पथांतर होगा कितना? S2 से जो किरण चल रही है P तक, और जो S1 से किरण चल रही है P तक। पथांतर मतलब होता है पथ का अंतर। पथांतर मतलब क्या होता है? पथ का अंतर। तो S2 से जो किरण चल रही है उसका पथ कितना है? S2P। उसका पथ कितना है? S2P। और जो S1 से तरंग चल रही है यहाँ पर, उसका पथ क्या है? S1P। तो S2P में अगर हम S1P माइनस कर देंगे तो हमको इनके बीच का पथांतर यानी कि हम लोग को डेल्टा X का मान मिल जाएगा। बात समझ आ रही? तो हम लोग S2P माइनस क्या करेंगे? S1P करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, इससे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मान के चलनी पड़ती हैं। हम पहली बात क्या मान करके चलेंगे? जैसे मान लो अगर हम पहली बात यहाँ पर आपको समझाएं, अगर हम पहली बात यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पर पहली बात जो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो हमारे पर्दे की दूरी है कैपिटल D, जो स्लिट से पर्दे तक की दूरी है कैपिटल D, वो बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में? इस स्मॉल d की तुलना में। यानी कि दोनों जो स्रोत हैं, जो हमारे कला संबद्ध स्रोत S1 और S2 हैं, उसकी तुलना में क्या है? बहुत ज़्यादा है। यानी कैपिटल D का जो मान है वो स्मॉल d की तुलना में क्या है? बहुत ही क्या है? ज़्यादा है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर ये पर्दा, इस कैपिटल D का मान बहुत ज़्यादा है, मतलब पर्दा ये बहुत दूर रखा है, और अगर ये पर्दा बहुत दूर रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी किरण है कौन सी? S1P, S2P, और ये हमारा जो OP है, O मतलब ये वाला पॉइंट, O मतलब कौन सा है? ये वाला पॉइंट। ये जो हमारा OP है, ये तीनों लगभग क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे।
अगर ये स्क्रीन, अगर ये पर्दा इस स्लिट से बहुत दूर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा जो है S1P, S2P और OP, ये तीनों लगभग क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल, यानी कि समांतर हो जाएंगी। तो अगर मान लो ये रेखा जो है हमारी S1P है, ये रेखा जो है S1P, और इसके बाद ये नीचे आई है आपकी OP, ये जो आपकी OP है, और जो नीचे आई है आपकी क्या, S2P, ये आपकी रेखा आई है S2P। ये तीनों लगभग क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि समांतर। देखो सब आप में समांतर हैं, तो ये हमारी है S1P, ये है हमारी OP, और ये क्या है S2P। ये सब क्या हो जाएंगी, समांतर। अगर हम यहाँ पर स्थिति बनाएं इनकी, जो हमने यहाँ पर एक लाइन खींची, अगर इससे स्थिति देखें तो ये OP जो है ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो ये वाला एंगल कितना है हमारा, थीटा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, थीटा। मतलब ये वाला एंगल अगर हम इसको यहाँ मिलाएं, ध्यान समझना, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, उसी प्रकार ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अब ये पूरा एंगल क्या होगा, 90, तो अंदर वाला क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। भाई पूरा एंगल 90, तो अंदर वाला क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। और ये हमने इस पर डाला था लंब, ये हमने इस पर क्या डाला था, लंब। लंब मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा अंदर वाला, और ये वाला एंगल 90, तो फिर ये वाला कितना बचेगा, ये वाला बचेगा सिर्फ और सिर्फ थीटा। क्या बचेगा, थीटा। ठीक, फिर से मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमने कहा कि अगर ये पर्दा इससे बहुत दूर है, इसकी हम मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये पर्दा इससे बहुत दूर है, तो उस कंडीशन में ये तीनों रेखाएं S1P, OP, S2P ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। इस प्रकार ये वाला एंगल थीटा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये पूरा एंगल 90 है, तो अंदर वाला क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इस पर लंब था इसलिए ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो फिर बचेगा कितना, केवल थीटा। क्या बचेगा, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसको बिगाड़ देते हैं, हमको ज्योमेट्री से वो वाला एंगल कितना मिल गया है, थीटा मिल चुका है। तो जब हम लोग को वो थीटा एंगल मिल गया तो अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे। ये पथांतर कितना माना था हमने, डेल्टा x माना था। ठीक, अब हम लोग को ये वाला एंगल थीटा मिल चुका है। अब हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं। किस ट्रायंगल की, हम लोग लगाएंगे S1 S2M। ये ट्रायंगल जो बन रहा है S1 S2M, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल S1 S2 और M की। इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे साइन थीटा। क्या लगा देंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि S2M हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। S2M लंब है, और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, S1 S2, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि S1 S2 क्या हो जाएगा, कर्ण। तो S1 और S2 ये क्या हो जाएंगे, हमारे कर्ण हो जाएंगे। तो S1 S2 क्या हो जाएगा, कर्ण। आप समझो, साइन थीटा इक्वल S2M। S2M कितना है, S2M कितना है, पथांतर, यानी कि डेल्टा x। और S1 S2 क्या है, स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। तो डेल्टा x अपॉन d। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या निकल आएगी, d साइन थीटा। डेल्टा x कितना निकल आएगा, d साइन थीटा। और यही हमारी इक्वेशन नंबर क्या पड़ गई, फर्स्ट। तो अगर हम ये बात मान के चल रहे हैं कि कैपिटल D अगर इस D से बहुत दूर होगा, यानी कि पर्दा इससे बहुत दूर होगा स्लिट से, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों लाइनें S1P, S2P और OP लगभग क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और फिर हमने इस थीटा को मान करके यहाँ पर डेल्टा x का मान क्या निकाल लिया, d sin थीटा लगा दिया। ये हमारा पहला अप्रॉक्सीमेशन था, यानी कि ये चीज़ हम लगभग में मान के चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर हम अपने दूसरे अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, यानी कि अगर हम अपने दूसरी चीज़ बताएं, तो हम ये मान करके यहाँ पर चल रहे हैं कि ये जो P पॉइंट की जो C से डिस्टेंस है, यानी कि जो रेखीय डिस्टेंस है XM, ये क्या है, ये XM जो है ये क्या है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा है किससे, इस कैपिटल D से। क्या है, बहुत छोटा है। अगर ये कैपिटल D से बहुत छोटा होगा तो जरा एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम इसको बहुत छोटा कर दें तो फिर ये वाला एंगल भी छोटा नहीं हो जाएगा।
फिर से मेरी बात सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि जो ये डिस्टेंस है वो इसकी तुलना में बहुत छोटी है, तो अगर हम इसको बहुत छोटा कर देंगे तो फिर ये थीटा भी तो छोटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा छोटा हो गया तो हम लिखेंगे कि थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर थीटा स्मॉल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, लगभग टेन थीटा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है। कब, जब हमारा थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक, अब अगर साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर डी टेन थीटा, डी टेन थीटा। बात समझ में आ रही है। और डेल्टा एक्स बराबर डी टेन थीटा, तो फिर टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, अगर अब इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाएं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, एक्सएम, आधार क्या है, कैपिटल डी। लंब क्या है, एक्सएम, आधार क्या है, कैपिटल डी। तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा स्मॉल डी और टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएम अपॉन कैपिटल डी, यानी कि लंब बटे आधार। तो हमारा पथांतर कितना निकल आया, डेल्टा एक्स बराबर हमारा पथांतर निकल आया डी एक्सएम अपॉन कैपिटल डी। यानी हमारा डेल्टा एक्स का जो पथांतर निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, डी एक्सएम अपॉन में कैपिटल डी। बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, पथांतर मिल गया। क्या मिल गया, पथांतर मिल गया। और अगर ये पथांतर हम लोग को मिल गया, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पथांतर हम लोग को कितना मिल चुका है, डेल्टा एक्स का मान हम लोग को मिल चुका है पथांतर का डी एक्सएम अपॉन कैपिटल डी। तो आप सभी लोग को ये दो बातें समझ में आ गई। इन दो बातों से हमने क्या निकाल लिया है, इन दो बातों से हमने पथांतर को निकाल लिया है। अब समझना, अब अगर हमें मान लो बात करनी है दीप्त फ्रिंज की, किसकी बात करनी है, दीप्त फ्रिंज की। अगर हमको दीप्त फ्रिंज की निकालनी है पोजीशन, यानी कि स्थिति निकालनी है, दीप्त फ्रिंज को ही हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। किसकी निकालनी है, ब्राइट फ्रिंज के बारे में अगर हम लोग बात करें, ब्राइट फ्रिंज को ही ध्यान रखना कि मैक्सिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात करें, एक बात बताओ, ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर बनती है, जहां पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है। और प्रकाश की तीव्रता ज्यादा कहां पर होती है, जहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। और हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है, एम लैम्डा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि मैंने ये सब फॉर्मूले वहां पर बताए हुए हैं। संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है, एम लैम्डा। तो अगर हमें दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पथांतर को, जो इसका पथांतर निकला है, उसको संपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग का पथांतर कितना निकला है, डेल्टा एक्स बराबर डी एक्सएम अपॉन कैपिटल डी। और इसी पथांतर को हम लोग संपोषी के पथांतर के बराबर कर देंगे। और संपोषी का पथांतर कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका पथांतर होता है एम लैम्डा। क्या होता है फॉर्मूला उसका, एम लैम्डा संपोषी व्यतिकरण का पथांतर होता है। इसको बराबर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एम लैम्डा इक्वल डी एक्सएम अपॉन कैपिटल डी। और अगर हम यहाँ से एक्सएम की वैल्यू निकालें तो एक्सएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एम लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसका फॉर्मूला मिल गया, ये हम लोग को दीप्त फ्रिंज की स्थिति का फॉर्मूला मिल गया कि यहाँ की इस पर्दे पर कहाँ कहाँ दीप्त फ्रिंजें बनेंगी, हम लोग को उसका फॉर्मूला मिल चुका है। और अगर ये दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला है तो हम सभी लोग जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए, यानी कि दीप्त फ्रिंजों के लिए जो m की वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 इस तरह से क्या स्टार्ट होंगी, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ स्टार्ट होंगी। और अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू रखें, ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू रखें तो सबसे पहले m की वैल्यू क्या रखोगे, 0। और m की वैल्यू रखने पर जो हमको मिलेगी वो हमको पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज।
क्यों? अगर यहाँ पर m का मान रखेंगे 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये जो पहली ये जो केंद्रीय, इसको बोलते हैं केंद्रीय, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, इसको बोलेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहां पर बनेगी? ये जो हमने सेंटर माना है, ये इसी सेंटर पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं B0। क्या बोलते हैं? B0। और ये वाली फ्रिंज यहां पर पहली बनेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, क्योंकि ये कहां बन रही है? केंद्र पर बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमको मिलेगी पहली दीप्त फ्रिंज। ये कौन सी फ्रिंज है? ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। और इसके बाद हम कौन सी मिलेगी? पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी। पहली, B मतलब ब्राइट, यानी कि पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी। और कहाँ पर मिलेगी? m की वैल्यू रखो 1 तो कहाँ मिलेगी? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पर। ये कौन सी फ्रिंज मिलेगी? ये मिलेगी पहली दीप्त फ्रिंज। कहाँ मिलेगी? पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन D पर। अब अगर मान लो m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2 तो हमको मिल जाएगी कौन सी फ्रिंज? दूसरी दीप्त फ्रिंज मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी? दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी। और वो कितनी मिलेगी? तो m का मान यहाँ पर होगा 2, तो कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी? उसकी डिस्टेंस कितनी होगी दूसरी दीप्त फ्रिंज की? तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। m की वैल्यू क्या रख दी हमने? 2। तो ये फ्रिंज कौन सी मिलेगी? ये फ्रिंज मिलेगी दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी, यानी सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? दूसरी दीप्त फ्रिंज आप लोग को यहां पर मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो यहां पर, अगर मैं इसको बिगाड़ता हूं और इसको अंदर लिख देता हूं, ये दूरी कितनी है? xm। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो हम लोग को जो पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी वो यहां कहीं पर मिलेगी, और वो क्या होगी? B1 पहली दीप्त फ्रिंज मिल रही है। और कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी? ये डिस्टेंस होगी हमारी, जो ये डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी होगी? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और यहाँ पर कहीं पर हमको मिलेगी दूसरी दीप्त फ्रिंज, और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये दूसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी। इसके बाद अगली कहाँ मिलेगी? 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D पर। उसके बाद कहाँ मिलेगी? 4 लैम्डा D अपॉन D पर। तो अगली कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। ये आपकी तीसरी जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तीसरी ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी, ये बनी थी दूसरी और ये बनेगी तीसरी। जो तीसरी फ्रिंज बनेगी उसकी डिस्टेंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको स्थितियाँ किसकी मिलेंगी? दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ मिलेंगी। ठीक है, सभी को यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर कौन सी फ्रिंजें मिलेंगी? ये फ्रिंजें मिल रही हैं आप लोग को, दीप्त फ्रिंजें मिल रही हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अदीप्त फ्रिंजों की। ठीक है, सभी लोग एक काम करो कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग बात करते हैं अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों की बात हम लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी। अगर हम लोग अदीप्त फ्रिंजों की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं अदीप्त फ्रिंजों की कि अदीप्त फ्रिंज कहाँ कहाँ पर बनेंगी, तो अगर हम अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ ज्ञात करना चाहते हैं, अदीप्त फ्रिंज को क्या बोलते हैं? डार्क फ्रिंज। क्या बोलते हैं? डार्क फ्रिंज। ठीक है, और डार्क फ्रिंज को ही क्या बोलते हैं? मिनिमा। उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। अगर ये मिनिमा है तो हम लोग जानते हैं दीप्त के लिए हमने क्या किया था? दीप्त के लिए हमने क्या किया था कि हमने इस वाले पथांतर को समपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर कर दिया था। अब अगर हमें अदीप्त निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इस वाले पथांतर को विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर कर देंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण का जो पथांतर होता है वो कितना होता है? वो होता है m-1/2
इंटू लैम्डा। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि विनाशी व्युत्क्रमण का पथांतर कितना हो जाएगा, तो वो पथांतर हो जाएगा m-1/2 इंटू लैम्डा। और अगर ये पथांतर होता है तो हम पथांतर कितना निकाल चुके हैं, dxm अपॉन कैपिटल डी, यानी dxm अपॉन कैपिटल डी। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा m-1/2 लैम्डा के। और अगर हम यहाँ से xm की वैल्यू निकालें तो हमारे पास xm की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, m-1/2 इंटू लैम्डा। ये वाला कैपिटल डी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में स्मॉल डी, तो ये xm की वैल्यू निकल के आएगी m-1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन के अंदर स्मॉल डी। ये किसकी निकल आएगी, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां निकल आएंगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू रखना चालू करें, अगर हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू रखते हैं तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करना, हम लोग जानते हैं कि अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो m की वैल्यू स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 इस तरह से आगे इसकी स्थितियाँ मिलती हैं। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि हमको पहली दीप्त फ्रिंज कहाँ मिलेगी, तो हम लोग यहाँ पर m का मान क्या रखेंगे, 1। अगर हम लोग चाहते हैं दूसरी अदीप्त फ्रिंज यानी कि दूसरी डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी, तो हम लोग m का मान 2 रख देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग को पहली डार्क फ्रिंज मिले, यानी कि m की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो पहली और ब्रैकेट के बाद d मतलब डार्क फ्रिंज, तो वो हमको कहाँ मिलेगी, m की वैल्यू रखो 1। अगर हमने यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी हम लोग को मिलेगा 1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पहली अदीप्त यानी कि पहली डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी। अगर हम लोग चाहते हैं, अच्छा ये कौन सी मैं लिख देता हूं, ये आपकी होगी पहली अदीप्त फ्रिंज, पहली अदीप्त फ्रिंज, यानी आपकी पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पर मिलेगी। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को दूसरी अदीप्त फ्रिंज मिल जाए, हम लोग चाहते हैं हम लोग को दूसरी अदीप्त फ्रिंज मिल जाए, सेकेंड डार्क फ्रिंज मिल जाए, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, m की वैल्यू 2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी आपका कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और ये कौन सी फ्रिंज होगी, ये आपकी होगी दूसरी अदीप्त फ्रिंज। ये कौन सी फ्रिंज होगी, दूसरी अदीप्त फ्रिंज हो जाएगी आप लोग की 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। बच्चों एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो पहली दीप्त मिली थी वो कहाँ मिली थी, लैम्डा d/d पर। भाई हमको पहली फ्रिंज कहाँ, पहली फ्रिंज तो केंद्र पर, जिसको बोला था केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, तो पहली फ्रिंज तो केंद्र पर थी। उसके बाद अगली फ्रिंज कहाँ मिली थी, ब्राइट वाली। इसके बाद हमें अगली वाली जो ब्राइट फ्रिंज मिली वो कहाँ पर मिली थी, लैम्डा d/d पर। और जो पहली डार्क मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, हाफ लैम्डा d/d पर। फिर से मेरी बात सुनो, जो पहली ब्राइट मिली है वो मिली है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और जो पहली डार्क मिल रही है वो हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसकी आधी तो है। और अगर ये आधी है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमको ये ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, जो कि हमको लैम्डा d/d पर मिल रही है, इसके बीच में कहीं पर हमको क्या मिलेगी, पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी। और उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है हाफ लैम्डा d/d, हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद हमको अगली फ्रिंज कहाँ मिल रही है, ध्यान समझो, अगली फ्रिंज मिल रही है 3/2 पर, यानी कि 1.5, 3/2 क्या होता है 1.5, यानी कि हमको 1 के बाद और आधा दूरी, यानी यहां कहीं पर हमको इनके बीच में क्या मिलेगी, दूसरी अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, यानी यहां क्या मिलेगा d2। अब आप समझ पा रहे हो, पहले कौन सी बनती है, पहली डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर पहली ब्राइट बनेगी, फिर दूसरी डार्क बनेगी, फिर दूसरी ब्राइट बनेगी, फिर कौन सी बनेगी, फिर बनेगी दूसरी ब्राइट। और इसके बाद जब हम तीसरी निकालेंगे, अगर मान लो हम चाहते हैं हमको तीसरी मिल जाए, तो तीसरी क्या मिलेगी, तीसरी डार्क फ्रिंज क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 कितना बचेगा 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5, यानी कि 2 के बाद 2.5 आता है, 2 के बाद क्या आता है 2.5 आता है।
तो ढाई कहाँ मिलेगा हमको, ये पहली दीप्त, ये दूसरी दीप्त, तो 2 के बाद ढाई, यानी कि यहाँ बीच में कहीं पर क्या मिलेगी, अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। और ये कौन सी अदीप्त फ्रिंज है, ये तीसरी अदीप्त फ्रिंज है। बात समझ में आ रही है। तो पहले एक डार्क बनेगी, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, इस तरह से ये एकांतर क्रम में चलती हैं, मतलब एक के अंतर में, पहले एक डार्क तो फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, इस तरह से क्या चलती है, ये वाली हमको डार्क और ब्राइट फ्रिंजें मिलती हैं। और जो ये हमारी 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी है, ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी होगी तीसरी अदीप्त फ्रिंज। कौन सी होगी, तीसरी अदीप्त फ्रिंज हमारी हो जाएगी 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी, ये हमारी तीसरी अदीप्त फ्रिंज आपकी हो जाएगी। तो सभी लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया है ना टॉपिक। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की रेखीय स्थितियां। लेकिन अगर आपसे कोणीय स्थिति पूछी जाए इसकी, ये कौन सी स्थिति हो गई, रेखीय स्थिति हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कोणीय स्थिति क्या होगी, तो हम लोग कोणीय स्थिति को कहाँ समझे, हम लोग कोणीय स्थिति को यहाँ समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कोणीय स्थिति की, किसकी बात कर रहे हैं, कोणीय स्थिति की, तो अगर हम लोग कोणीय स्थिति की बात करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, अगर हम लोग बात करते हैं कोणीय स्थिति की, ये कौन सी स्थितियां हैं, ये रेखीय स्थितियां, लीनियर पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो बच्चों इसको हम लोग प्रेरित करते हैं थीटा से। थीटा का मान कितना हो जाएगा, एंगुलर स्थिति क्या हो जाएगी, तो देखो अगर इसको हम लोग देखें, अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले भाग में अगर हम लोग कोण बराबर देखें, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यहां पर चाप का काम कौन करेगा, यहां पर चाप का काम करेगा एक्सएम, क्या करेगा, एक्सएम। और किसका काम करेगा, और त्रिज्या का काम कौन करेगा, ये दूरी कितनी है, कैपिटल डी। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो हमें उससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा थीटा बराबर एक्सएम अपॉन डी। और अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग दीप्त फ्रिंज की, किसकी, दीप्त फ्रिंज की क्या निकाल लें, कोणीय स्थिति निकाल लें। जरा मेरी बात सुनना, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दीप्त फ्रिंज की क्या निकाल लें, दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति निकाल लें, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को केवल रेखीय स्थिति वाला जो फॉर्मूला आया था एक्सएम का, उसमें कैपिटल डी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, थीटा, ये किसकी है, ब्राइट के लिए, किसके लिए है, ब्राइट के लिए, इसलिए मैंने यहां पर बी लिख दिया है। अगर हम लोग ब्राइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, ये क्या थी, ये तो रेखीय स्थिति थी, एम लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, और भाग किससे देना है हम लोग को, कैपिटल डी से भाग दे देना है। तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ब्राइट फ्रिंज की जो आपकी कोणीय स्थिति आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एम लैम्डा अपॉन डी, एम लैम्डा अपॉन डी, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी ब्राइट फ्रिंज की क्या हो जाएगी, कोणीय स्थिति आपकी हो जाएगी, एम लैम्डा अपॉन में डी, ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति आप लोगों की हो जाएगी। अब अगर हम लोग को बात करनी हो, मान लो कि अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति क्या होगी, तो अदीप्त की हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग अदीप्त की यहाँ पर देख लेते हैं, जरा ध्यान समझना। अगर हम लोग अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति देखें, किसकी देख रहे हैं, अदीप्त की, तो अगर हम लोग अदीप्त फ्रिंज की देखते हैं कोणीय स्थिति, तो कोणीय स्थिति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एक्सएम अपॉन डी, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएम अपॉन डी, एक्सएम अपॉन डी, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। और एक्सएम किसकी बात कर रहे हैं, अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए एक्सएम का फॉर्मूला क्या निकल के आया है, m-1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा, थीटा की बात करें तो एक्सएम, और एक्सएम की वैल्यू कितनी है, m-1/2 लैम्डा डी अपॉन डी, और भाग किससे देना है, कैपिटल डी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एक्सएम अपॉन डी। अगर डी से डी हम लोग कैंसिल कर दें तो हमारे सामने डार्क फ्रिंज की जो कोणीय स्थिति आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी m-1/2, और यहाँ बचेगा लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्क फ्रिंज की कोणीय स्थिति का फॉर्मूला हो जाएगा m-1/2 लैम्डा अपॉन डी, m-1/2 लैम्डा अपॉन डी। ये बच्चों डार्क फ्रिंज की
मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये आप लोग की डार्क फ्रिंज की कोणीय स्थिति का फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा थीटा डार्क, थीटा किसके लिए? डार्क के लिए। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m-1/2 ब्रैकेट के बाहर लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये आप लोग का डार्क फ्रिंज के लिए कोणीय स्थिति का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आज की बात हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग ने आज क्या समझा? हम लोग ने आज दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां और दो स्थितियां समझी। कौन सी स्थिति? पहला समझा हमने रेखीय स्थिति, और फिर क्या समझी हमने? कोणीय स्थिति हमने यहाँ पर समझ ली कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक, तो एक बार मोटी मोटी बात समझाते हैं। अगर हम लोग दीप्त फ्रिंजों की रेखीय स्थिति की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और अगर हम लोग अदीप्त की बात करते हैं, रेखीय स्थिति की, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? m-1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और अगर हम लोग बात करते हैं दीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति की, तो फॉर्मूला क्या होता है? m लैम्डा अपॉन कैपिटल D। और अगर हम लोग बात करते हैं अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति की, तो उसका फॉर्मूला होता है m-1/2 लैम्डा अपॉन कैपिटल D। बात समझ में आ रही है? हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? फ्रिंज चौड़ाई, यानी कि फ्रिंज विड्थ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक, और तब तक आप लोग क्या करेंगे? सब लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स, इसके प्रॉपर इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ ले लो और उसको नोट कर लेना अच्छे से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये आपका सेकंड लेक्चर है, और इसके बाद आपका थर्ड पार्ट भी इसका आएगा, जिसमें हम लोग फ्रिंज चौड़ाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तो अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है वीडियो आप लोग को, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।